तैयारी करते हैं 12 महीने में अपने लिए ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक रोड मैप कैसे सेट करें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पहले महीने के जो बेसिक्स और फाउंडेशन होते हैं। बेसिक्स एंड फाउंडेशन में स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें एनएससी, बीएससी, सेबी, ये सारे क्या है, कैसे काम करते हैं, रेगुलेशंस क्या है, और उसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप। हमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप वो तो सबका हो ही जाता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सारे लोगों का हो जाता है। और उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी के बेसिक्स, सेंसेक्स और निफ्टी के बेसिक्स क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, और इसमें क्या कंपोनेंट्स है, क्या चीज़ इसमें हाईलाइट होती है, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। और फिर हमें ऑर्डर लगाना सीखना पड़ता है, मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस जो भी ऑर्डर होते हैं। और जीरोधा वर्सिलिटी मॉड्यूल अगर कंप्लीट कर सकते हो तो 1 महीने का कंप्लीट कर लो। अगर नहीं हो सकता तो आप डेमो ट्रेड वगैरह, पेपर ट्रेड वगैरह करिए। 1 महीने वो कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ठीक है, हम इस तरह से ऑर्डर सर्च कर सकते हैं, इस तरह से हमारा मार्केट के लिए जो है व्यू बन सकता है। तो आपको जो है डेमो ट्रेड या तो फिर जीरोधा तो एक्टिविटी में जो है आपको कंप्लीट करना है 1 महीने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और थोड़ी सी साइकोलॉजी बिल्डिंग के लिए। और डेली बिजनेस न्यूज़ भी पढ़ना है ताकि आपका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो सके कि भाई स्टॉक मार्केट में बिजनेसेस किस टाइप के होते हैं, कौन से बिजनेसेस का इफेक्ट पड़ सकता है। आप वो बिजनेस देखिए, बिजनेस देखने के बाद मेरे लिए उसका चार्ट देखिए, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे। तो आपको आने वाले टाइम में ये पता चल जाएगा कि न्यूज़ के किस तरह से इफेक्ट पड़ते हैं और कितने टाइम तक पड़ते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। फिर हम दूसरे महीने के उस पे आ जाते हैं। तो दूसरे महीने में हमारा प्राइस एक्शन का जो बेसिक्स होता है वो फाउंडेशन बनाना है। तो ये जो बेसिक्स है इसमें हमें सबसे पहला जो चीज़ है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक तरह से मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सारे ही हो सकते हैं लेकिन दो तीन, तो तीन मैंने डाले हैं, तीन मैंने लिखे हैं, हैमर, इंगल किंग और डोजी, क्योंकि सारे कैंडल्स को मिला के ये फाइनली यही कैंडल बनता है, ये तीन कैंडल बनते हैं, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ चलता है। तो वो सारे पैटर्न्स आपको समझने हैं, कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो आपको समझना है। और सपोर्ट एंड रजिस्टेंस आपको देखने हैं, किस तरह का सपोर्ट है, किस तरह का रेजिस्टेंस है, कहाँ पे बन रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप होते हैं, कुछ है ट्रेंड लाइन के बेस पे बनते हैं, कुछ चैनल्स के बेस पे बनते हैं, कुछ स्विंग के प्रीवियस स्विंग के बेस पे बनते हैं। तो ये सारे आपको देखिए, और अलग अलग टाइम फ्रेम ये आपको इसी में सीखना है कि हर टाइम फ्रेम के ऊपर कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि टाइम फ्रेम का भी फैक्टर इसमें आता है। और फिर आपको ट्रेडिंग व्यू पे अपना चार्ट प्रैक्टिस करना है। ट्रेडिंग व्यू पे आप बहुत सारे कम से कम 100-200 स्टॉक हमेशा रखिए और उनके ऊपर चार्ट प्रैक्टिस करते रहिए। चार्ट प्रैक्टिस को तो आपको सवेरे से लेके शाम तक जो है बैठना नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, रात को अगर आप अपने ऑफिस वगैरह में जाते हो, जाने के बाद अगर चांस मिलता है तो 1 घंटे 2 घंटे उसमें एक एक चार्ट को देखने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट। तो सारी फिर देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, आज पूरे दिन का मूवमेंट हुआ है, कैसे हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि इसका जो है मूवमेंट किस तरह से निकलता है पूरे दिन का। वो आपका फोर्थ स्टेज हो जाएगा मंथ टू में। मंथ टू के बाद जो है फिर नेक्स्ट आता है हमारा मंथ थ्री का। और ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट का जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो है ना पहले से पता नहीं होगा कि ये कैंडलस्टिक किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, और वो चार्ट भी कैसे असर करते हैं। तो वो चार्ट के प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलने वाला है। आप जब तक देखोगे नहीं और पिछले 3 महीने का कम से कम नहीं देखोगे, बैक टेस्ट नहीं होगी, आप हर टाइम पे जो है फंसोगे बाद में, क्योंकि आपको जो है ना चार्ट समझ में नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, ये कंडीशन में ये कैंडलस्टिक बनता है, इस चार्ट से आपको जो है यहाँ पे अपना एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपको चार्ट प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर मंथ तीसरे में जो है इसी को एक्सटेंड करना है, इसी को एक्सटेंड करना है चार्ट पैटर्न पे, क्योंकि कैंडलस्टिक तो हो जाएगा आपका मंथ टू में, आप सीख लेंगे। फिर चार्ट पैटर्न पे आएंगे आप मंथ थ्री में। और मंथ थ्री में चार्ट पैटर्न में जो है ना आपको सबसे पहले डबल टॉप और डबल बॉटम ये सब सीखना है, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम मार्केट में ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बनते हैं। और फ्लैग ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे आप बुक से सीखो, चाहे आप चार्ट पे देख के, आप किसी से वापस सीख के देख लो। इसलिए मेरा भी एक प्लेलिस्ट बनेगा तो उसमें भी ये सब रहेगा।
तो आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। और आपको इंडिकेटर के बारे में एक बेसिक जानकारी लेनी है। ज़रूरी नहीं है आप उसको बातें फॉलो पूरी तरह से करो या ना करो, लेकिन ये एक जनरल आइडिया के लिए आपको इंडिकेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर जो है ना एक सपोर्टिंग टूल की तरह होते हैं। आप सारा चीज़ लगाने के बाद जो है, अगर इससे एक बार व्यू कर लेते हो, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में RSI का व्यू कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, अब यहाँ पे बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी। तो एक बेसिक जनरल आइडिया हो जाता है। MACD वगैरह का थोड़ा सा जानकारी लो। मूविंग एवरेज तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर देता है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अक्सर करता है। तो मूविंग एवरेज 20, 50, 200, 200 का जो इन्वेस्टर है उनके लिए 200 जरूरी है, क्योंकि उन्हें लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो वो 200 का EMA लेके चल सकते हैं, EMA या SMA जो भी है। और जैसे मिड टर्म वाले ट्रेडर होते हैं उनके लिए 50 का जरूरी है, 50 या 100 का। वो 3 से 6 महीने वाले होते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग वाले, स्विंग ट्रेडिंग टाइप वाले, जो कि ट्रेड लेते हैं 1 हफ्ते से लेके 3 महीने या 6 महीने तक रखते हैं। तो उनके लिए ये 50 का जरूरी है। और 20 का जो है, जो रेगुलर डेली वाले होते हैं उनको 20 का चाहिए। 20 के ऊपर उनको परफेक्ट है अपना, क्योंकि वो डेली के लिए अपना इंट्राडे करके ट्रेड करके निकल जाते हैं। और आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूरी है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब आपको सिर्फ 5 मिनट से नहीं करना, 5 मिनट से नहीं करना, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डे, वीक, मंथ, इस टाइप से करना है। क्योंकि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ओवरऑल ट्रेंड का पता नहीं चलेगा। सपोज अभी जो है, आज के दिन, आज 22 तारीख है, तो कल के दिन 21 तारीख को सपोज मार्केट नीचे आया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये वीकली में क्या कर रहा है, क्योंकि अभी वीक चल रहा है, वीकली में क्या कर रहा है, तो आपको वीकली का पता चलेगा कि ठीक है, वीकली में जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और वीकली में अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है हमारा ये जो करेक्शन है छोटा सा, और ये करेक्शन होने के बाद जो है ये वापस से पॉजिटिव हो सकता है। तो आप जो है अपना पोजीशन साइज इसी तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं कि ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो हम निगेटिव साइड में जो ट्रेड लेंगे उसमें अपनी क्वांटिटी आधी रखेंगे, और हम अगर पॉजिटिव होता है तो फिर हम जो है अपनी क्वांटिटी पूरी करेंगे और थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए करेंगे। ठीक है। और फिर 5 ट्रेड चाहिए आपको, जो कि मतलब ये पेपर ट्रेडिंग में नोट करना है आपको। ठीक है, 5 ट्रेड आपको पेपर ट्रेडिंग में नोट करना है। ये 5 ट्रेड मैंने कहाँ पे लिए थे, कैसे बाई किए थे, किस तरह से एंट्री किए थे, एग्जिट कब किए थे, मेरी साइकोलॉजी किस टाइप की थी उस टाइप से। तो वो सारे आपको एंट्री करने पड़ेंगे, कम से कम 5 ट्रेड। और क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से आपको जनरल एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, पेपर ट्रेडिंग से हमें आइडिया हो जाएगा कि आगे चल के हमें अगर रियल में अगर ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से ट्रेडिंग होगी। तो आपको पेपर में पहले पेपर ट्रेड ही नोट करना पड़ेगा। पेपर ट्रेड नोट करने के बाद फिर आपको जो है वो, जब आप रियल में स्टार्ट करोगे तो पेपर ट्रेड का आपको फीडबैक मिलेगा एक तरह से। फिर मंथ 4 में आपको जाना है, फिर वहाँ पे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। तो शुरुआत के 3 महीने तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ऐसे ही सीखना है। अभी जैसे लोग करते हैं कि पहले दिन आया, दूसरे दिन अकाउंट बनाए, तीसरे दिन जो है बाई सेल सीख के चौथे दिन वो रियल ट्रेड में घुस जाते हैं। तो जो दिन में करते हैं उसको मंथ में कन्वर्ट करना है, मंथ 4 में करना है। मंथ 4 में ब्रेकआउट, रिवर्सल, रिटेस्ट, सेटअप, अपना एक सेटअप ढूंढना है, सेटअप निकालना है अपना कि ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा ब्रेकआउट पे ये सेटअप होना चाहिए, अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल पे ये सेटअप होना चाहिए, और रिटेस्ट होने के बाद जो है अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो हमारा ये सेटअप होना चाहिए। ठीक है। और रिस्क रिवार्ड पे आपको फोकस करना है चौथे महीने में, रिस्क रिवार्ड और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। कि सपोज अगर कहीं से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको ये ध्यान देना है वहाँ पे कि ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस देखते हैं कोई बहुत बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट लिया हुआ है, बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट लिया हुआ है, तो आप उस कैंडल के बेस पे जो है आप अपना स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर आप अगर अपना रिवार्ड लेने जाओगे तो फिर वो रिवार्ड रियलिस्टिक नहीं होगा। वो रिवार्ड फिर ऐसे ख्वाबों वाला रिवार्ड हो जाएगा। तो रियलिस्टिक रिवार्ड के लिए हमें पहले तो स्टॉप लॉस छोटा रखना पड़ेगा। तो छोटा रखने के लिए
आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, रिटेस्ट वेट करना पड़ेगा, तो आपको एक छोटी कैंडल मिलेगी, छोटी कैंडल मिलेगी, उसके बेस पे आप कर सकते हो स्टॉप लॉस, और आपको रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, और आपको एक दो ट्रेड स्मॉल कैपिटल से ही करना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल से मतलब एक लॉट, दो लॉट, दो लॉट तो नहीं जा सकते, एक ही लॉट से करना पड़ेगा, दो लॉट बड़े हो जाते हैं नए ट्रेडर के लिए, सिंगल लॉट से करना पड़ेगा, और ज़्यादा उसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ही आए और जितना पैसा है सारा डाल दिया। एक लॉट से ही करना है, एक लॉट से प्रैक्टिस होने का, प्रॉफिटेबल होने के बाद ही फिर दूसरे लॉट पे जाना है। ठीक है, तो ये चौथे महीने का आपका हो गया। तो पाँचवें महीने का क्या है? पाँचवें महीने में स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनाल ये आप भले स्विंग ट्रेडिंग करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी जो बड़ी टाइम फ्रेम वाली चीज़ें हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज होती है, लागू होती है वो सारी चीज़ें। तो आपका जैसे स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप, जो चीज़ आप 3 महीने के लिए अपना दिमाग में रख रहे हो, वही चीज़ आपको जो है 1 घंटे या 15 मिनट में भी आपको वही चीज़ें काम आने वाली है। जैसे ईएमए प्लस ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको स्विंग सेटअप आपको जो है ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री, आपको ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री किस तरह से करनी है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर ट्रेंडिंग स्टॉक आइडेंटिफाई करो, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग में है, किस तरह से ट्रेंडिंग में है, उसमें हम किस तरह से जा सकते हैं। सेम यही ऑप्शन में भी होता है, ऑप्शन में भी आपको ट्रेंडिंग डे आपको मतलब ढूंढना पड़ता है, ट्रेंडिंग डे। अगर आपको ट्रेंडिंग डे अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो आप उस दिन से साइड मार्केट में फंस के अपना कैपिटल लॉस करोगे। तो वो चीज़ें वहाँ पे भी स्टॉक मतलब इसमें काम आती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। और फिर 2 वीक तक तो कम से कम ट्रेडिंग का जो जनरल बनाते हो, उसको बना के हर वीक में आपको तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ किया है, और कहाँ कहाँ पे आपने बहुत सही तरीके से अपना सेटअप को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये आपका 5 महीने का रोड मैप हो गया। छठवें महीने में आपको क्या करना है, ये इन्वेस्टर के लिए है। तो इन्वेस्टर के लिए तो ठीक है, आप ऐसे लिख लो पी पीवी, आर ओ आर ओ सी। एक्चुअली मैं मेन स्टार्ट में यही था, मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने 2021 के आसपास से चालू किया। 2020 से मैंने थोड़ा सा जानकारी लिया, उसके बाद 2021 में मैंने चालू किया। उसके पहले मैं स्टॉक में ही काम करता हूँ ज़्यादा, ये ऑप्शन में बहुत कम काम करता हूँ। तो क्योंकि मैं 2007-8 में जब मैं मेरा पहला जॉब था, तब से जो है मैंने ये स्टॉक मार्केट को देखना शुरू किया था। उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था, मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था कि ऑप्शन होता भी। और उसमें निफ्टी का ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं उस समय। सेंसेक्स होता था, उसमें भी 30 स्टॉक्स होते थे। तो 30 स्टॉक्स के बेस पे फिर अभी आजकल के यूएस के जैसे जैसे यूएस में हम देखते हैं, यूएस वगैरह का मार्केट देखते हैं, तब हम यूएस के मार्केट को फॉलो उतना नहीं करते थे, तब हम जापान के निकेई को ज़्यादा फॉलो करते थे। तो मार्केट तब से अब तक काफ़ी चेंज हो गया है। तो आपको जो ये चीज़ें भी, अगर इन्वेस्टर हो आप, तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी समझ में, क्योंकि इसके बिना जो है ना फिर आप इन्वेस्ट करके फंस जाओगे। कंपनियां, मेरी बहुत सारी कंपनी डूब गई है, जिसमें बहुत सारे पैसे मेरे निकल गए ऐसे ही, कि जो कंपनी बोगस है, उनका आईपीओ आया, एक बूम आया, बूम आने के बाद भाग गए। तो आपको कंपनियों को एनालाइज करना है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। ठीक है, स्क्रीनर वगैरह यूज़ करना सीखना पड़ेगा। फिर मंथ 7 में आपको करना है पोर्टफोलियो एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये अगर आप इन्वेस्टर बनोगे तो करना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे के सारे जो है वो ऑप्शन वाले हैं, या फिर अगर ट्रेड करते हैं तो फिर इंट्राडे वाले हैं, या फिर छोटे मोटे स्विंग वाले हैं। कोई बड़ा वो ऐसा नहीं है कि ठीक है पोर्टफोलियो और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट कोई लगा के बैठा हुआ है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। फिर मंथ 8 के लिए क्या करना है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि 8वें महीने तक पहुँचते पहुँचते, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जैसे बता रहा हूँ, 8वें तक पहुँचते पहुँचते आपकी साइकोलॉजी जो है ना खराब होनी चालू हो जाती है। क्योंकि उस समय आपको फियर, ग्रीड वगैरह ये सब भर जाते हैं आपके दिमाग में। तो आपको उस महीने में सिर्फ अपने साइकोलॉजी पे फोकस करना है, ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना है, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस को डेवलप करना है कि ठीक है, मुझे एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है। 4 ट्रेड तो ले ही नहीं सकते, 2 ट्रेड और 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो मंथ 9 में क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट मास्टरी करना है आपको। रिस्क मैनेजमेंट
इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको 8वें महीने के बाद से समझ में अपने आप आना चालू हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड आपको हमेशा 1:2 को फॉलो करना ही है। अगर आप ठीक है, आप जो है स्टार्ट में नए हो तो 1.5 भी फॉलो कर सकते हो कि सपोज 100 लगाया तो मुझे जो है इसके बदले में 150 चाहिए। वो बाद में 100 का 200 वाला रिस्क रिवार्ड फॉलो करना। लेकिन स्टार्ट में ठीक है 1:1.5, क्योंकि स्टार्ट में पैसे तो जाएंगे ही। कोई कितना भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करे, स्टार्ट में सबसे पैसे जाते ही हैं, क्योंकि मार्केट फीस तो लेता ही है। आपको पोजीशन साइजिंग पे काम करनी होगी कि ठीक है, पोजीशन साइजिंग आपको समझ तो पता, आपने जो पिछले 8 महीनों में पढ़ा हुआ है, 8 महीने में सीखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन साइजिंग भी होती है। पोजीशन साइजिंग इस तरह से नहीं होती कि ठीक है आप किसी भी मार्केट में कैसी पोजीशन रखेंगे। वो ट्रेंड के हिसाब से होती है। अगर ट्रेंड आपका अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो आपको जो है ना पोजीशन हमेशा ऊपर के साइड में पोजीशन अपनी रखनी होगी पूरी। लेकिन अगर उसमें जो है सपोज मंथली कैंडल में मार्केट ऊपर है और वीकली कैंडल में भी ऊपर है, और किसी दिन मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको नीचे वाले पोजीशन के लिए आपको अपनी पोजीशन बहुत कम रखनी होगी, क्योंकि वो उसका परमानेंट ट्रेंड नहीं है। परमानेंट ट्रेंड तो ऊपर वाला था मंथली पे। तो आपको जो है पोजीशन साइजिंग का वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। और आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वगैरह के बारे में, अगर सपोज आप किसी स्टॉक वगैरह में हो, स्टॉक वगैरह में क्या ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन में तो आप तुरंत लेके निकल जाते हो, वो ठीक है, वहाँ पे कम मिलते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक्स वगैरह में करते हो तो आप जो है ना अपनी पोजीशन पर राइड करते हो। आप राइड करते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि स्टॉक्स में जो है ना आप ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल नहीं सकते हो, क्योंकि स्टॉक से प्रॉफिट बड़े होते हैं। आपको जो है ना एक बार दो बार अगर निकल गए तो बाद में आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को जो है ना नहीं निकलना, क्योंकि आपको लॉस भी वैसे ही होंगे ना फिर। कि ठीक है, अगर आपने 100 रुपया लगाया, आप 10 रुपया प्रॉफिट लेके निकल गए, तो फिर दूसरे दिन फिर उसे 10 रुपया का अगर लॉस हो गया तो आपको दुख कि ठीक है यार, मेरे को तो 10 रुपये का लॉस हो गया। तो इससे अच्छा आप जो है ना स्टॉक्स में जो है ना हमेशा 1:3 के ऊपर निकालना चाहिए। स्टॉक से मिलते भी है। तो आपके जो है ना 10 में से अगर 5 ट्रेड भी अगर आप स्टॉपेज हो गए तो स्टॉक से पैसे बन जाते हैं अच्छे खासे। और डेली लॉस का लिमिट आपको सेट करना है। आपको डेली का लॉस, सपोज आप कितना, 1 लाख नहीं, 10 20 हज़ार के अमाउंट पे आते हो, तो 20 हज़ार के अमाउंट पे जो है ना आपको डेली का लॉस का लिमिट सेट करना है कि ठीक है, मुझे 1 हज़ार रुपया लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। या 500 रुपया लॉस करना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने लॉस किया ना तो फिर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है। अब 10वें महीने का जो ऑप्शंस का जो बेसिक है, वो 10वें महीने से आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शंस में मतलब 9 महीने तक तो, मेरे हिसाब से तो 9 महीने तक तो ऑप्शंस में नहीं घुसना है। और आप अगर आप घुस चुके हो तो फिर आप जो है ना ये पिछली चीज़ें जो 9 मंथ तक वाली थी, वो आप एक्स्ट्रा टाइम देके उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि वो बिना वो बेसिक मजबूत हुए आप ऑप्शन से सक्सेस नहीं हो पाओगे। और यहाँ पे कॉल पुट बेसिक्स वगैरह आपको ध्यान देना है। ऑप्शन के प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देना है। ऑप्शन का प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम कितने जल्दी बिकता है, कितना कितना आईटीएम पे अगर जाएंगे तो किस हिसाब से प्रीमियम उसके ऊपर जाते हैं, किस हिसाब से नीचे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। और उसके बाद ऑप्शन चेन की जो बेसिक नॉलेज है, मतलब ऑप्शन चेन वैसे इंट्राडे में ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, लेकिन हाँ ओवरऑल जैसे मंथली वगैरह में जो है ना एक व्यू मिल जाता है कि ठीक है लोगों का इंटरेस्ट किधर है। तो ऑप्शन चेन को आप थोड़ा सा जानकारी लो, वो तो एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो उसको आप रेगुलर देखते रहना। फिर मंथ 11 में क्या है, मंथ 11 में स्ट्रेटेजी, आपको एक अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि अपना ट्रेडिंग सिस्टम लिखना पड़ेगा और 20 पेपर ट्रेड टेस्ट करना पड़ेगा। उस जो भी स्ट्रेटेजी लिखते हो, पेपर ट्रेड मतलब आपको जो भी स्टेट आपने सपोज आपने 3 स्ट्रेटेजी फाइंड आउट किया, तो आपको तीनों पे जो है आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। और तीनों पे ट्रेड लेने के बाद 20-20 ट्रेड को जो है टेस्ट करने पड़ेंगे, और टेस्ट करने के बाद जो है उसको लिखने पड़ेंगे कि ठीक है, इसमें से अगर मैंने 20 ट्रेड लिया है तो 20 में से मेरा उस समय साइकोलॉजी क्या था, उसमें मार्केट की कंडीशन क्या थी, और मैंने कौन से टाइम पे लिया था। तो वो सारी चीज़ें लिखने के बाद जो है आपको समझ में आएगी कि काफ़ी कौन सी स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। और मार्केट का कंडीशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि वो मार्केट कंडीशन, तो आपको जो है ना अगर कभी एक्सेल शीट अगर फ़िल्टर करोगे, तो फ़िल्टर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से मार्केट कंडीशन में मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी चलती है। तो इसलिए जब फ्यूचर में कभी भी अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में मिलता है आपको,
तो आपको दिमाग में आपको रिवाइंड हो जाएगा कि अरे इस टाइप के मार्केट में तो मेरी वो वाली स्ट्रेटेजी चलती थी, आज वो पहले दूसरी वाली स्ट्रेटेजी से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो आप अपने स्ट्रेटेजी पे अच्छे से स्विच हो पाओगे, ठीक है? और बैक टेस्टिंग और रूल डिफाइन करना है आपको। बैक टेस्टिंग आपको करते ही रहना, बैक टेस्टिंग कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम अगर करोगे तो हर ट्रेडिंग सिस्टम का जो है बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। ठीक है, आप जो रनिंग में जो कर रहे हो 20 दिन वो तो अलग है, लेकिन वो रनिंग भी जो करना है वो भी पहले के 3 महीने का बैक टेस्टिंग के बेस पे रनिंग होना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर मंथ 12वां आता है, एडवांस है रियल मनी डिसिप्लिन। तो जो रियल मनी से आप कर रहे हो पिछले 2 महीने से 3 महीने से 2 महीने से, तो उसमें जो है आपका प्लान क्या होना चाहिए, वो आपको फाइनल करना है कि किस तरह का प्लान होना चाहिए। और आपको इलियट वेव ओवरव्यू एक समझ में आना चाहिए कि मार्केट के स्विंग कब बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, और मार्केट का नेक्स्ट स्विंग क्या हो सकता है और कहाँ पे निकाल सकता हूँ मैं। तो फिब वगैरह लगाना सीखना पड़ेगा आपको, फिब लगा के और इलियट वेव के बेस पे या फिर मूविंग एवरेज के बेस पे या आरएसआई के बेस पे, ये सारे के बेस पे इलियट वेव का जो है एक ओवरव्यू आपको निकालना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो आपने पिछले 12 महीने में किया है, 11 महीने में, उसका ईयर एंड एक रिव्यू करना पड़ेगा कि मैंने सारी चीज़ें एकदम सही से फॉलो की है या कहाँ-कहाँ पे गड़बड़ किया है। अगर कहीं पे गड़बड़ किया है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। आप एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इतने चीज़ें करने के बाद ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ों पे बार-बार काम करना है, जो भी चीज़ें गड़बड़ लग रही है, उस चीज़ों पे फिर से आपको करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद ही आगे बढ़ना है। और बाकी ऑप्शन में तो ठीक है, ऑप्शन में मैं बहुत ज़्यादा किसी को नहीं बोलता। मैं सबको बोलता हूँ ठीक है करना है तो स्टॉक्स में करो, क्योंकि मैं मोस्टली स्टॉक्स में ही करता था, पहले से ही स्टॉक्स में करता था। और फिर बाद में जब काम करना चालू किया तो स्टॉक्स में ही करता था, वैसे भी स्टॉक्स में ही करने का टाइम मिलता था, क्योंकि ऑफिस वर्किंग टाइम में तो हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। तो स्टॉक्स में करता था, स्टॉक्स में अभी करता हूँ। और ऑप्शन में मेरे को 2021 में ये जो सोशल मीडिया वाली लत लगी वो ऑप्शन ट्रेडिंग की उसकी वजह से हुआ। ऑप्शन ट्रेडिंग में वाइप आउट होता है, वो मेरे को 1-2 साल में पता चल गया था कि सारा वाइप आउट होता है वहाँ पे। तो स्टॉक से एक तरफ से निकालो थोड़ा प्रॉफिट है, उसके बाद जो ऑप्शन में वाइप आउट करो, स्टॉक मार्केट से निकालो और ऑप्शन में वाइप आउट करो। 1-2 साल करने के बाद वो सबको पता चल ही जाता है। तो स्टॉक्स में करना ज़्यादा जरूरी है। और स्टॉक्स में करने में आपके लॉस बहुत लिमिटेड रहते हैं, उसमें ज़्यादा आपका एक साथ में अचानक मूवमेंट में कुछ जाता नहीं है, और पैसे ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए जो है आपके लॉसेज लिमिट में रहते हैं। लिमिट में रहते हैं, मूवमेंट स्लो होता है तो आपको सोचने का टाइम मिलता है। तो आपको लिमिट करना है अपने आप को मोस्टली स्टॉक में। और हाँ, स्टॉक में एक बार अगर परफेक्ट हो जाते तो ऑप्शन में जो है कर सकते हो, एक सिंगल लॉट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे आगे जा सकते हो। तो ये आपको जो है सबसे पहले 12 महीने का ये रूल फॉलो करना है। 12 महीने का रूल फॉलो करने के बाद उसके बाद जो है आप सोच सकते हो कि ठीक है मैं वो ऑप्शन में ज़्यादा जा सकता हूँ और ऑप्शन में मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी बन सकती है। तो ठीक है, अब इसके बाद फाइनल नोट दे देते हैं। तो आपको ये सारे टूल्स एक का एक चेकलिस्ट बना के रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर पे स्टॉक्स के लिए, मनी कंट्रोल पे न्यूज़ पढ़ना है, चार्टिंग पे अपना जो फिल्टर लगा के आपको स्टॉक्स निकालने हैं। नोशन तो अभी इतना ज़्यादा नहीं चलता। फिर और ये टेलीग्राफ टिप, नो स्टॉप लॉस वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है। ओवर ट्रेडिंग तो भूल के भी नहीं करना है। और माइंडसेट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। और कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि ठीक है मुझे कम मिले लेकिन डेली मिले वाली कंडीशन होनी चाहिए। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना चाहिए। और अपने जो भी लर्निंग है वो हर वीक में आपको लर्निंग पे फोकस करना, रिवाइज करना पड़ेगा। और कुछ लर्निंग ऐसी होती है जिसको भूलना होता है, तो कुछ लर्निंग्स को भूलने की कोशिश करना होगी, क्योंकि हम लर्निंग करने के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लर्निंग कर लेते हैं। तो उसमें से जब ट्रेड करने बैठते हैं तो बहुत सारी लर्निंग की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो रिफाइन करना होगा अपनी लर्निंग्स को कि ठीक है मुझे ये लर्निंग नहीं चाहिए, मेरे सेटअप में मेरे को ये लर्निंग काम आ रही है, तो मैं यही लर्निंग लेके आगे निकलूंगा। तो उतना ही लेके आगे निकलना। सीखना है वो सबसे सीख सकते हो, सारी दुनिया से सीख सकते हो, लेकिन आपको क्या लगता है आपके सेटअप में क्या कौन सी लर्निंग यूज आ रही है, आपको वो लर्निंग लेके निकलना है। आप ट्रेड लाइन के बेस पे भी आप काम कर सकते हो। आप जो है जो आजकल दूसरे भी ट्रेडर करते हैं और भी चीज़ें,
वो उस बेस पे भी काम कर सकते हो। लेकिन आपको जो है ये खुद समझना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे वो बाकी की लर्निंग छोड़नी पड़ेगी, मेरे सेटअप में क्या यूज़ हो रहा है, मैंने बैक टेस्ट भी किया किया है, मैंने जो 20-20 ट्रेड लिखे हैं, उनमें मेरा क्या वर्क कर रहा है, कौन से मार्केट पे क्या मेरा कंडीशन बन रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना सारा चीज़ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सारी लर्निंग एक साथ नहीं लेके जा सकते। आप लर्निंग 3-4 लर्निंग ही अपने दिमाग में रखे रहो, निकल सकते हो आगे, उससे ज़्यादा नहीं। और फोकस करो स्टॉक मार्केट में। हाँ, आजकल उसमें मार्जिन कम हो गया है 2021 के बाद से। लेकिन आप अगर आपके पास अगर 50,000 है तो भी आपको जो है आपका ब्रोकर 2.5 लाख का शेयर खरीदने का देता है टाइम, एक दिन का। और एक दिन का अगर आपने जो है अच्छे से फिल्टर वगैरह लगा लिया, तो 3 ट्रेड तो आराम से मिल जाते हैं, 3 ट्रेड आराम से और डेली मिल जाते हैं, मार्केट की कंडीशन चाहे जैसी हो। स्टॉक में अलग अलग वेराइटी के ट्रेड मिल जाते हैं। तो आप वो सीख लो। वैसे मैं अभी इस चैनल पे और भी आगे ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा मैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ स्टॉक से ज़्यादा। ऑप्शन में भी करता हूँ, ऑप्शन में मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन बाइंग भी मेरे को, जब से मेरा वाइप आउट हुआ था 1-2 साल में, मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ बहुत कम फोकस करता हूँ। हाँ, लेकिन करता हूँ फिर भी करता हूँ, मार्केट कंडीशन के हिसाब से करता हूँ, कि मेरे को जब जिस दिन लगेगा कि हाँ, आज मार्केट आज ट्रेडिंग होने वाली है या ट्रेडिंग हो रही है, उसी दिन मैं जाता हूँ ऑप्शन बाइंग में। और मेरा जो लॉट साइज़ है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम मतलब सेलिंग से जो मुझे पैसे मिलते हैं उसका भी 10% रहता है। तो बाइंग में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, मैं सेलिंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन बाइंग आप सेलर बन तो अगर बन भी जाओगे, तो भी आपको जो है ना ये बाइंग का साइकोलॉजी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बायर हो तो आपको जो है ना सेलर का साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मूवमेंट आने वाला है। तो बायर बनने के लिए भी सेलर का साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सेलिंग इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, और क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी है, कम प्रॉफिट है, लेकिन ज़्यादा बड़े लॉस नहीं होती है। तो मिसकंसेप्शन है कि बहुत बड़े लॉस होती है, अनलिमिटेड होते हैं। कोई ऐसे सो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, तो ही बड़ा लॉस होगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा। आप इंट्राडे में आप कर सकते हो। आप सवेरे आजकल जो है अगर कोई 1 लाख रुपया अगर लेके बैठता है तो उसमें 2 लॉट आराम से नीचे ट्रेड हो जाते हैं। जबकि 75 का लॉट साइज है, तो 2 लॉट आराम से अगर हो जाते हैं, तो 2 लॉट में जो भी थोड़ा बहुत मिले अपना लेके खुश रहो। ज़्यादा की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है और मुझे अभी ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं अभी। क्योंकि अभी अगर आपको चाहिए तो मैं और आगे बाकी से जितनी चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं, मैं 1-2 से स्टार्ट कर दूँगा। तो कैंडलस्टिक वगैरह और ट्रेड का सेटअप करना, अपने अपने ट्रेड सेटअप में मेरे पास बहुत सारे सेटअप हैं, मैं उसमें से कुछ को फॉलो करता हूँ। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डालना चालू करूँगा। मेरे को 3-4 स्टॉक सवेरे सवेरे आधे घंटे मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चालू करूँगा। लेकिन अभी तो आज के लिए तो ये रोड मैप आपके लिए काफ़ी है। तो ठीक है, अगर ये रोड मैप मेरे वैसे चैनल मैंने तो ऐसे शौक के लिए चालू किया था। वो स्टार्ट के 2-3 शॉर्ट आप देख के बता सकते हो कि मैं तो ऐसे ही कर रहा था। लेकिन अभी ये है कि ठीक है, थोड़ा-सा चैनल पे ध्यान देने का टाइम मिल रहा है अभी। पहले टाइम नहीं था, जॉब प्लस ट्रेडिंग प्लस और भी अगर आप ट्रेड करते खुद, तो फिर हम ध्यान नहीं देते फिर चैनल-वैनल पे, क्योंकि हमारा सारा फ़ोकस हमारे ट्रेड पे होता है। तो अभी हमारे ट्रेड को अगर हमने ऑटोमेटेड कर दिया है किसी तरह से, कि ठीक है हम अपने स्क्रीन पे नज़र नहीं रखे, फिर भी हमारा ट्रेड चल रहा है, तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। फिर ऑफिस टाइमिंग भी अगर चेंज है, शिफ्ट है, सारा कुछ, तो फिर आपके पास टाइम, तब मेरे पास भी अभी वही टाइम है। तो इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह अभी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए टाइम ज़्यादा बचता नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ अलग सा लेके।